नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ग्रह कर रहे हैं परेशान तो अपनी कुंडली पर दें ध्यान, करें योग और प्राणायाम, हर मुश्किल होगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे परेशान। देखिए काल चक्र। जी हां, अपने खान पान में बदलाव लाकर, अपने पहनावे को बदलकर, दान पुण्य करके कैसे ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं कि चाहे कोई भी ग्रह दशा क्यों ना हो, अपनी कुंडली के अशुभ ग्रहों के अनुसार हर दिन योगा और मेडिटेशन कर हम उनके बुरे प्रभावों से खुद को बचा सकते हैं। जी हाँ, तो बने रहिएगा काल चक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 012066524411। तो योगा और मेडिटेशन हर रोज करके और अपने घर में छोटे छोटे उपाय करके कैसे हम ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, योगा मेडिटेशन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब करके आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं। जरा समझाइए कैसे। देखो पूजा, ऐसा है, गीता सनातन धर्म की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और गीता का अनुवाद विश्व के सारी भाषाओं में हो चुका है और गीता पर पूरे विश्व में हर समय रिसर्च होता रहता है जी। लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। गीता के महात्म में, गीता महात्म क्या है, उसमें वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है, उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध कष्ट नहीं देते हैं। जैसे किसी ने पूर्व जन्म में बहुत अशुभ कार्य किए हैं और इस जन्म में उसे दुख भोगना है, प्रारब्ध चूंकि ऐसा रहा है, और आपकी कुंडली में सारे दुर्योग भरे हुए हैं, सारे अशुभ दुर्योग भरे हुए हैं, जिसे कोई ज्योतिषी देखकर ये कह सकता है कि आप पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। इसका एक उपाय, जो सटीक उपाय है, वो ये है कि नित्य आप गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नित्य प्राणायाम करें। अगर आप प्राणायाम करते हैं नित्य, तो आपके कुंडली के सारे ग्रहों की स्थितियां बदल सकती हैं और आपकी जन्म कुंडली कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपका जीवन सुखमय हो सकता है। क्यों? प्राणायाम में वैसे तो बहुत से प्राणायाम हैं, कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है। प्राणायाम के बहुत से रूप हैं, लेकिन जो मूल प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, इसके विषय में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति के राशि में सूर्य अनिष्ट कारक हो, खास करके लग्न में मेष और सिंह राशि को छोड़कर अगर लग्न में सूर्य बैठे तो वो अनिष्ट ही करता है, बुरा ही करता है, सिर के ऊपर रोग जरूर देता है। सूर्य द्वितीय भाव में इसी तरह से बैठे तो उसका अशुभ प्रभाव होता है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान के अलावा कुंडली में कहीं भी सूर्य होगा तो उसका प्रभाव अशुभ ही होगा। आपको बताएं कि सूर्य 10वें भाव में भगवान राम के थे, जिनके पिता की अकाल मृत्यु हुई। कारको भावनाशाय, त्रिखल दोष था सूर्य के ऊपर। तो कहना ये चाहता हूं
कि अगर सूर्य आपके कुंडली में अनिष्ट स्थान में है, नीच राशि में है, नीच नवांशक में है, शनि से पूर्ण रूपेण दृष्ट है, पाप से पीड़ित है, राहु की युति है, केतु के साथ युत है, राहु केतु की दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है, तो आपके आसपास एक नकारात्मक वायुमंडल बन जाएगा। आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। आंख से संबंधित, हृदय से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डालता है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार सिर्फ सूर्य को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने का नाम नहीं है। ये सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जो अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। पूरब दिशा की ओर मुंह करके सीधे खड़े होकर शरीर को टाइट करके दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जरा सा पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाइए। फिर दोनों हाथों को नीचे ले आकर पैरों से स्पर्श कराइए और अपने माथे को ले जाकर दोनों घुटनों के बीच में सटाइए। फिर दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके रखिए और बाएं पैर को पीछे ले जाइए, फिर दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। फिर पूरे शरीर को जैसे डिप करते हैं वैसे ले आकर के भुजंगासन में हो जाइए और फिर बाएं पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर दाहिने पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर खड़े हो जाइए। इस तरह से ये 10 प्रकार से सूर्य नमस्कार संपन्न होता है। अगर इसको आप 12 बार नित्य करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर में कोई रोग नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह अपने आप में संपूर्ण योग है। इसको करने के बाद और किसी योग की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य खराब हो तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे उत्तम साबित हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? बहुत तेजी से सांस बाहर निकालना भस्त्रिका प्राणायाम है। ऐसे इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम नुकसानदेह हो सकती है। उन्हें ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अपने घर की पूरब दिशा में तांबे का एक सुंदर सा सूर्य यंत्र बनवा करके उसे दीवार पर स्थापित करके और हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए यहाँ आपको तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और घर की महिलाओं को नित्य तुलसी का पूजन करना चाहिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन तुलसी में जल देना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और तुलसी माता का श्रृंगार करना चाहिए। और घर की श्रेष्ठ महिला को अपने दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए और अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना करके रखना चाहिए। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप बाहर निकलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात अब करते हैं, क्योंकि आज हमने टॉपिक बहुत ही दिलचस्प आज हमने विषय लिया है योग प्राणायाम, कैसे हमारे ग्रहों के सितारे बुलंद कर सकता है। तो बात अब चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे योगा, मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, चंद्रमा को योग प्राणायाम करके कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखो, अगर चंद्रमा अशुभ होगा तो ऐसा आदमी मानसिक रूप से बहुत दुर्बल और कमजोर होगा। वो व्यक्ति खुद कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, उसकी प्लानिंग कभी सफल ही नहीं होगी, उसे माता का सुख मिलेगा ही नहीं। और तो और वो व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। और खास करके अगर चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, चंद्र राहु की युति हो जाए, चंद्र केतु की युति हो जाए, ये ग्रहण योग की स्थिति अगर बन जाए तो व्यक्ति आंख बंद करते ही इतने बुरे बुरे सपने देखेगा कि फिर जग जाएगा।
पूरी रात सो नहीं पाएगा और पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाएगा। पूरे दिन ऐसा लगेगा कि जैसे नींद आ रही है और पूरी रात ऐसा लगेगा कि जैसे वो सपने में जाग रहा है। और चंद्रमा समुद्र से पैदा हुआ है और समुद्र से महालक्ष्मी भी पैदा हुई है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा का कहीं न कहीं से भाई बहन का रिश्ता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, निर्बल होता है, दुर्बल होता है, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो यदि चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ रहा है, चंद्रमा विष योग में है, ग्रहण योग में है, या नीच राशि का है, नीच नवांशक में है, यदि चंद्रमा अनिष्टकारक है तो वो लोग जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने बाबा रामदेव से सीखा होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये है कि बाएं नासिका से पूरी श्वास को भरा जाता है और तत्काल दाहिनी नासिका से पूरी श्वास को निकाला जाता है। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरी जाती है, बाईं नासिका से निकाली जाती है। इस तरह से ये सबसे पहले जो काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर 80 बार कर लिया जाए रोज सुबह और शाम, तो चाहे जितना आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, 15 दिन के अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसे मत प्राणायाम करिएगा अनुलोम विलोम। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा, ऐसे गिनगिनाने लगते हैं। गिनगिनाइए मत, शरीर हिले नहीं, पूरी श्वास को धीरे धीरे भर लीजिए और फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से बिना प्रेशर के धीरे धीरे श्वास को पूरा निकालिए। अगर आप गिनगिना करके सांस भरेंगे, गिनगिना कर सांस को छोड़ेंगे, तो इसका अशुभ प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। तो अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और शांति से मन में ओम का उच्चारण करेंगे, तो इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो शायद आज तक आपको किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, वो मैं अपने अध्ययन के आधार पर आपको बता रहा हूँ। 6 महीने के बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ईड़ा और पिंगला तो सबकी जागृत है, बाईं नाक ईड़ा है, दाहिनी नाक पिंगला है, और जब दोनों का स्वर समान रूप से चलने लगे तो ये सुषुम्ना है। सुषुम्ना शायद किसी की जागृत होती है। इसका प्रवाह अपने आप 4 मिनट के लिए दिन में 4 बार चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो कुंडलनी को चलने में देर नहीं लगेगी, और कुंडलनी जब चल गई तो आप भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा हो जाएंगे। तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव को पाने के लिए, और चंद्रमा का स्थान जान लीजिए शरीर में कहाँ है। चंद्रमा बाईं आंख के ऊपर यहीं जो है 3 सेंटीमीटर में यहाँ स्पार्क करता है, या फिर चंद्रमा यहाँ हृदय पर रहता है तो उच्च हो जाता है, यहाँ रहता है तो स्वगृह में रहता है। आपका चंद्रमा कहीं भी हो, उसको आपको अपने हृदय पर या बाईं आंख के ऊपर लाना है। इसके लिए आंख बंद करके ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, या बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा का सारा अनिष्ट समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। पलाश का पौधा लगाना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल रखना चाहिए। ये सब सारे उपाय चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है, यानी जो लोग मांगलिक हैं, उनको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर रोज कौन सा योग या प्राणायाम जरूर करना चाहिए, और इसके साथ ही क्या कुछ बदलाव अपने घर में ही लाने चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मंगल अगर कमजोर है तो कैसे योग प्राणायाम इसमें फायदा देगा? देखो,
मंगल जो है अगर कमज़ोर हो तो सबसे पहले आदमी को भाई का सुख नहीं मिलता है। मंगल अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति डरपोक होता है। मंगल अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति के अंदर साहस नहीं होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है या हानिकारक है तो व्यक्ति या तो ज़रूरत से ज़्यादा आलसी हो जाएगा या फिर ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक होती हैं। अगर मंगल बहुत खराब हो गया, जैसे सूर्य के साथ मंगल हो गया तो अंगारक योग हो गया, राहु के साथ मंगल हो गया तो अंगारक योग हो गया। मंगल अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। तो मंगल ग्रह का शुभ फल पाने के लिए पद्मासन, तितली आसन, मयूर आसन करना चाहिए। पद्मासन तो आप समझ ही रहे होंगे, तितली आसन और मयूर आसन भी समझ रहे होंगे। इसके साथ ही घर में मंगल यंत्र स्थापित करना चाहिए। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हर मंगलवार को मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और लोगों में बांटना चाहिए। मंगल का स्थान शरीर में कहाँ है ये जान लीजिए। मंगल का स्थान शरीर में एक तो नाभि पर है और दूसरा गुदा मार्ग के पास है, रेक्टम के पास है। जो नाभि पर है वो उसका अपना स्थान है, अपना घर है, और जो रेक्टम पर है वो उसका उच्च स्थान है। अगर आप अपने नाभि पर ध्यान देकर आंख बंद करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप करें तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा और आपका डर समाप्त हो जाएगा। यदि आप अपने गुदा मार्ग का ध्यान करते हुए ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार नित्य जप करें तो निश्चित रूप से आप साहस से परिपूर्ण हो जाएंगे। और अगर बहुत कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको निकलने में राहत मिलेगी, क्योंकि आपके शरीर में ये दो स्थानों पर ही मंगल अगर रहे तो अच्छा माना जाता है। शेष कहीं भी अगर मंगल रहे, खास करके अगर हृदय पर मंगल है, कर्क वृषभ राशि या तुला राशि का मंगल है तो आपके सीने में जलन होगी। अगर सूर्य आपके सिंह राशि में मंगल है तो आपका दिमाग उलझन में रहेगा, आप जल्दी से कोई काम शुरू करेंगे उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ, चंद्रमा के साथ मंगल है तो धनदायक होगा। तो इसी तरह से मंगल की स्थिति को ठीक करने के लिए ये सारे उपाय आप कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि कैसे योग और प्राणायाम करके ना सिर्फ सेहत को सुधारा जा सकता है बल्कि ग्रहों के बुरे प्रभावों से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर बुध ग्रह बुरा असर डाल रहा हो तो उससे उसकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और प्राणायाम और योग करके कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। पंडित जी बताइए बुध ग्रह के लिए। कुंडली में बुध ग्रह शुभ हो ना हो और अनिष्ट फल दे रहा हो तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है, विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ता है, विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति पर पड़ता है। बुध अगर कमजोर होगा तो ये त्वचा का स्किन डिजीज जरूर देगा। अगर छठे भाव में शनि के साथ केतु के साथ बुध होगा तो सोराइसिस होगी, सफ़ेद दाग होगा और भी प्रकार के चर्म रोग हो सकते हैं। या बुध ग्रह छठे भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में हो तब भी ये चर्म रोग देगा। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। साथ ही ओम का उद्गीत प्राणायाम कम से कम 10 बार करना चाहिए। ओम पूरी सांस से इसको 10 बार सुबह शाम करना चाहिए। और अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 40-40 बार सुबह शाम करना चाहिए। जिनका बुध ग्रह कमजोर है, ये बुद्धि का ग्रह है, उनको अपने घर की उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करके भगवान गणेश और कुबेर और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों का भी बुध ग्रह कमजोर है, अगर ये लोग नित्य राम दरबार का पूजन करके और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शुरू कर दें तो मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा 125 दिनों के अंदर बुध ग्रह ठीक हो जाता है।
बुध ग्रह जिनका खराब होता है वो कभी गायक नहीं बन सकते। उनकी आवाज़ फटी ढोल की तरह होगी। वो कभी एक गाना गाएंगे तो लोग कान में उंगली डाल लेंगे। बुध ग्रह जिनका कमजोर हो वो चाहे जितना पढ़ें सब भूल जाएंगे। ये बुद्धि का ग्रह है भैया। बुध ग्रह कमजोर हो तो ब्राह्मी वटी का भी सेवन करना चाहिए। बुध ग्रह कमजोर हो तो मानसिक एकाग्रता के लिए भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि बुध अगर कमजोर हुआ, बुद्धि अगर कमजोर हुई तो जीवन बहुत भारी और मुश्किलों से भर जाता है। अच्छा, बुध का स्थान कहाँ है शरीर में? आपकी जिज्ञासा ये भी होगी, आप जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में बुध ग्रह कहाँ रहता है। तो बुध का स्थान ये वायस बॉक्स है, जहाँ से खाने की नली और श्वास की नली अलग होती है। ये मतलब कि बुध का स्थान है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं विशुद्धि चक्र। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं विशुद्धि चक्र। अंग्रेजी में वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं और कंठ भी कहते हैं। अगर यहाँ आंख बंद करके अपने कंठ पर ध्यान दे करके ओम बूम बुधाय नमः का 24 मिनट 41 दिन तक जब किया जाए तो निश्चित रूप से स्मरण शक्ति में तेजी आ सकती है। जो लोग ज्योतिष के कार्य में लगे हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणी सत्य नहीं होती है, वो भी अगर यहाँ कंठ पर बुध का ध्यान करते हुए और 24 मिनट ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का जप करें तो उन्हें भी भविष्यवाणी करने में सफलता मिलेगी। तो ये बुध का स्थान है। बुध का स्थान है, बुध का स्थान है और बुध यहाँ उच्चस्थ होता है। लेकिन जिनकी कुंडली में 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बुध बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि बुध चला गया आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर। स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ होता है? लिंग मूल पर होता है। और वहाँ जाने वाला बुध क्या करता है? नपुंसकता पैदा कर देता है, जो आदमी की सेहत के लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में अगर ये स्थिति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संतान प्राप्ति से वंचित हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बुध ग्रह के बाद अब बात गुरु की। जी हाँ, गुरु अगर कुंडली में कमजोर है या अनिष्टकारी है तो ऐसे में हमारे जीवन और सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी बताइए, गुरु ग्रह कैसे मजबूत करें? देखिए, बृहस्पति जब मकर राशि में होता है तो मकर राशि उसकी नीच राशि होती है, और गुरु अगर कर्क राशि में हो जाए तो ये उसकी उच्च राशि होती है। किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति मकर राशि में है तो इसका मतलब मकर राशि का स्थान शरीर में जानते हैं कहाँ है? रेक्टम पर, गुदा मार्ग पर। तो ऐसा व्यक्ति सारी प्लानिंग शौचालय में बैठ के ही करता है। अपने जिंदगी की जितनी प्लानिंग करना है आदमी को शौचालय में बैठ के करेगा। ऑफिस में बैठ के, कुर्सी पे बैठ के नहीं करेगा। वहीं शौचालय में बैठ के सारी प्लानिंग बना लेगा कि यहाँ जाना है, इनसे मिलना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वहीं करेगा प्लानिंग। और वो प्लानिंग काफ़ी हद तक असफल भी होती है। लेकिन अगर कर्क राशि का बृहस्पति है, 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बृहस्पति है, और उसके साथ चंद्रमा भी हो जाए, तो ऐसा आदमी अगर एक बार अपनी योजना बना दे भविष्य की, तो उस योजना को तोड़ने वाला कोई माई का लाल धरती पर पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके योजना में कहीं कोई छेद नहीं होता है जिसमें कि जमाना कोई उंगली कर सके। तो बाईं आंख के ऊपर जहाँ चंद्रमा का स्थान है, अगर यहाँ चंद्रमा का ध्यान करते हुए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप कर लिया जाए 24 मिनट तक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 64 दिनों में चंद्रमा और बृहस्पति का संयुक्त प्रभाव मिलने लगता है। ऐसा अनुभव में देखा गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ बृहस्पति है तो न तो जीवन का सुख मिलेगा और न ही भौतिक सुख सुविधा मिलेगी। पेट से जुड़ी समस्याएं हर समय रहेंगी और लीवर तो खराब होगा ही होगा। अगर छठे भाव में आपके बृहस्पति है तो आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम होगी, लीवर सिरोसिस हो सकता है, और यहाँ तक कि अगर उसके साथ शनि राहु हो जाए तो लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है।
और खराब बृहस्पति डायबिटीज को भी जन्म देता है, और मोटापे की समस्या तो केवल और केवल बृहस्पति ही देता है। आदमी 100 किलो का हो जाए, 120 किलो का हो जाए, थुलथुला हो जाए, तो ये सब केवल गुरु ग्रह के कारण होता है। तो बृहस्पति के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, जिसमें पूरे श्वास को पेट से निकाला जाता है, पेट पीछे की तरफ जाता है, श्वास बाहर निकलती है, लेकिन ऐसे सांस नहीं निकाली जाती है कि जो हार्ट पे आके धक्का दे। आराम से इस तरह से कपालभाति, सर्वांगासन, अग्निसार क्रिया बिना किसी जानकार के नहीं करनी चाहिए, और सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ ही अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों को मंदिरों में ले जाकर के दान करना चाहिए, और हर समय मलयागिर चंदन केसर में घिस करके अपने माथे पर अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव मिलने लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात शुक्र की करते हैं। यानी शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन साथी से भरपूर प्यार भी मिलता है, पैसों की भी कमी नहीं होती, धन, वैभव और शोहरत तो मिलती ही है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, उनको इसे ठीक करने के लिए कौन सा योग और प्राणायाम करना चाहिए, कौन से कुछ खास उपाय अपने घर में ही करने होंगे, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, शुक्र ग्रह के लिए बताइए। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में मैं बताना चाहूँगा, शुक्र वैभव का ग्रह है, विलासिता का ग्रह है। शुक्र ग्रह कमजोर हो जाए तो वैभव और विलासिता नहीं मिलती, जीवन साथी और जीवन संगिनी का सुख नहीं मिलता। शुक्र अगर अस्त हो जाए तो विवाह में देर नहीं अंधेर हो जाती है। शुक्र अगर अस्त हो जाए और सूर्य की डिग्री के बराबर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध हो जाता है। शुक्र अगर 12वें या द्वितीय भाव में सूर्य के साथ हो जाए और 5 डिग्री का अंतर भी हो, तब भी बचपन में ही 2-3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाता है। शुक्र अगर अपनी नीच राशि कन्या राशि में हो और अशुभ स्थिति अशुभ नवांश में हो तो ऐसा व्यक्ति इम्पोर्टेंट नपुंसक हो जाता है। शुक्र ग्रह कुंडली में अगर शुभ नहीं है तो संतान सुख में देरी होती है, यौन रोग हो सकते हैं, आंखों में तकलीफ हो सकती है, महिलाओं को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अगर शुक्र शनि साथ हैं और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो जाए या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति की किडनी फेल्योर कर जाती है, कैंसर हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। अगर शुक्र कमजोर हो तो ठंडी चीजों के सेवन से बचना चाहिए। शुक्र के शुभ फल पाने के लिए धनुरासन, पूरे शरीर को सीधा करके पेट के बल लेट जाइए, दोनों पीछे से पैरों को पकड़ करके, और आप अपने शरीर को नौका की तरह बनाइए। हलासन, मूलबंधासन, जानुशिरासन, ये सब करना चाहिए। इसके साथ ही घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए और उसका नित्य श्री सूक्तम के मंत्रों से पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनीता हैं देहरादून से। पूछिए सुनीता जी सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ, खुश रहिए, जोर से बोलिए। पंडित जी, मेरे को 2 प्रश्न पूछने हैं। मेरा एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो रखी है, और मेरा बेटा है, उसकी जन्म तिथि है 25 अगस्त 1994। उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो उसका काम काज का कैसे रहेगा? चलो सुनीता, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे धन भाव का स्वामी बृहस्पति और लग्न का स्वामी शनि है। बृहस्पति और शनि की दृष्टि तो तृतीय एकादश की है, लेकिन बृहस्पति राहु के साथ है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार मुझे पूरा विश्वास है फरवरी 2025 के बाद हो जाएगा। अगर आप जल्दी चाहती हैं कि आपकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार हो तो आपको एक स्फटिक का श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख घर में रखकर उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए
और श्री सूक्तम और कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा आप नियमित शुरू कर देंगी तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। सुनीता जी, आपने अपने बेटे के लिए प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताऊं कि चंद्रमा से पंचम भाव अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके आधार पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों का इत्तिसाल हो रहा है। बेटा अपने जिम्मेदारियों को भरपूर ढंग से निभाने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी उसका स्टार साथ नहीं दे रहा है। अभी उसका भाग्योदय होने में 1.5 से 2 वर्ष का समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है ईमेल कुंडली विजेता जानने की। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं मुंबई की रहने वाली रेखा वालिया, और इन्होंने हमें ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी, मैं आपको इनकी डिटेल्स बता देती हूँ। नाम है इनका रेखा वालिया और इनकी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 23 अक्टूबर 1970। इनका जन्म का समय है रात के 10:30 बजे और जन्म स्थान है न्यू दिल्ली। तो पंडित जी 2 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल है, कर्ज बहुत सारे हैं, कब तक खत्म होंगे, आगे का जीवन इनका कैसा रहने वाला है। दूसरा सवाल है, इनका खुद का पार्लर कब तक होगा, और अभी ये पार्लर का जो काम है घर से ही चला रहे हैं। देखिए, रेखा का जन्म 23 अक्टूबर 1970 को 10:30 बजे रात दिल्ली में हुआ। रेखा का जन्म मिथुन लग्न और कर्क राशि में हुआ है। अगर इनके ग्रह कुंडली को देखा जाए तो एक तो इनका सूर्य नीच राशि में है, दूसरे इनका शनि नीच राशि में है। दोनों आमने सामने हैं, तो इसलिए नीच भंग राजयोग तो बन रहा है। चंद्रमा भी इनके धन भाव में बैठा हुआ है, जिससे इनके पास धन की आवाजाही तो होती है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र इनका जो है 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण थोड़े से कर्ज की स्थिति बनी हुई है। बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, थोड़े से कर्ज की स्थिति बनी हुई है। और इनके पति का अपेक्षित सहयोग इनके जीवन में नहीं है। और जहाँ तक इनके पार्लर खुलने की बात है, तो उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि इनके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। अगस्त 2023 के बाद अगर प्रयास करेंगी तो इस साल दिवाली के पहले इनका पार्लर खुल सकता है। चलिए, तो ये गुड न्यूज़ है रेखा जी। चलिए रेखा, अगर आप सुन रहे होंगे तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इसी साल दिवाली से पहले आपका पार्लर खुल सकता है और कर्ज भी जल्द ही आपका जो है खत्म हो जाएगा। और इस बीच एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, सवाल पूछिएगा। चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, और कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि रोज पंडित जी आपके सामने होते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। आप सवाल कीजिए और जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए जल्दी से अब इस सेगमेंट की हम शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। अगर शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा योग प्राणायाम करना चाहिए और अपने घर में क्या कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, शनि ग्रह क्या उपाय उनके लिए? शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव तो जीवन को नरक बना देता है, और शनि ग्रह का अच्छा प्रभाव हो तो व्यक्ति चक्रवर्ती बन सकता है। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहै। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह जब किसी की कुंडली में उच्च का होता है और अच्छे स्थान पर होता है, तो वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती राजा के समान होता है। और शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है, जैसे चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, विवाह भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, अरे तब तो जीवन नरक हो जाता है। जानते हैं, एसिडिटी अगर 6ठे-7वें भाव में शनि है तो ऐसा आदमी गैस का पूरा भंडार हो जाता है। इतनी एसिडिटी, सीने में जलन और वायु विकार होता है कि हर समय मन बेचैन और परेशान रहता है। आर्थराइटिस, हाथ पैर का टेढ़ा होना, हार्ट प्रॉब्लम बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है।
शनि से पीड़ित व्यक्ति को नींद भी कम आती है। ऐसे में शनि का शुभ फल पाने के लिए तेल और मसाले वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है। और क्या करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम क्या है भाई? दोनों कानों में अंगूठे को डाल दीजिए, तर्जनी उंगली को आँख के ऊपर और इसको यहाँ रख करके पूरी श्वास को भर करके ओम भंवरे की तरह ओम को बोलते हुए अपने दिमाग में ऑक्सीजन को घुमाइए। ये भ्रामरी प्राणायाम है। और बाईं नाक से केवल सांस खींचिए, छोड़िए। इसको शीतलीकरण कहते हैं। अनुलोम विलोम आप जानते हैं। अपने घर की पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र स्थापित करें। पश्चिम दिशा में छत पर लाल पीले रंग का झंडा लगाएं। शनि देव और भैरव की हर समय पूजा करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में राहत आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी रोचक जानकारियां हमें देने के लिए। तो अब कल एक बार फिर नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा।